हेलो एवरीवन, आप सभी को आज के विज्ञान के पाठ्य योजना में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस पाठ्य योजना में हम देखेंगे विज्ञान विषय की पाठ्य योजना और वो विषय है भौतिक विज्ञान। सबसे ऊपर आप देख सकते हैं विज्ञान विषय की पाठ्य योजना संख्या 1 लिखी गई है। यहाँ पे आपको पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है, जितनी भी संख्या आपके पाठ्य योजना की होगी। उसके बाद यहाँ पे विद्यालय का नाम लिखेंगे। अब जिस भी विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे छात्राध्यापक अथवा छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। यदि पुरुष होंगे तो छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे और महिला होंगे तो छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कॉलम्स मेंशन करेंगे, तो यहाँ पे कॉलम्स फर्स्ट मेंशन किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे कक्षा मेंशन करेंगे, तो आज का टॉपिक है कक्षा 8 के लिए है, तो यहाँ पे कक्षा 8 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे विषय देखिए, विषय है आज का विषय है विज्ञान, तो यहाँ पे देखिए विज्ञान लिखा हुआ है। उसका आज का प्रकरण है धातु। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अवधि 45 मिनट लिखा हुआ है। किसी किसी विद्यालय में 35 मिनट भी होता है, तो आप अपने विद्यालय के हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे दिनांक लिखना होता है। यहाँ पे दिनांक इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जो भी आपका फाइल चेक करता है फ्यूचर में, तो पता चलता है कि आप किस विषय को किस दिन पढ़ाने के लिए गए थे। आप जब श्यामपठ कार्य करेंगे तो उसमें सिर्फ प्रकरण लिखेंगे, धातु नहीं लिखेंगे। आप जब प्रश्न के द्वारा अपना प्रकरण निकलवा लेंगे बच्चों से, तब आप श्यामपठ कार्य पर धातु लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारी वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप किसी भी विषय का लेसन प्लान चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही बता सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य विषय संबंधित होता है, तो यहाँ पे आप विज्ञान विषय को ध्यान में रखकर लिखेंगे। ठीक है, सामान्य उद्देश्य में विषय और विषय को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होगा, यहाँ पे वो सब लिखना है। ठीक है, इसमें मिनिमम आप 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट है छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है छात्रों को विज्ञान शिक्षण के महत्व को बताना। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है छात्रों की वैज्ञानिक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना। चौथा पॉइंट है छात्रों को विज्ञान की उपयोगिता बताना। ठीक है, उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में कुछ ऐसे उद्देश्य जो कि टॉपिक से रिलेटेड उद्देश्य होता है, यानी कि जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसको सीखने के बाद क्या क्या बिहेवियर चेंज आएंगे बच्चों में और किन किन चीज़ों का डेवलप होगा, वो हमारे विशिष्ट उद्देश्य में इंक्लूड होता है। ठीक है, विशिष्ट उद्देश्य में मिनिमम आप 3 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट है छात्र धातु के बारे में जानने में सक्षम हो पाएंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र धातु के गुणों को जानने में सक्षम हो पाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट है छात्र धातुओं की विशेषताएं समझ सकेंगे और बता सकेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है शिक्षण विधि। यहाँ पे टीचर कौन कौन सा टीचिंग मेथड यूज कर पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन करना होता है। तो यहाँ पे देखिए व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि और आगमन विधि और निगमन विधि। ठीक है, उसके बाद आता है शिक्षण सामग्री। इसमें आप शिक्षण सहायक सामग्री भी लिख सकते हैं। ठीक है, इनमें वो सभी सामग्री आते हैं जो शिक्षक पूरे कक्षा यानी पूरे 45 मिनट पढ़ाने में प्रयोग करता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए श्यामपठ, चौक, डस्टर, पॉइंटर इत्यादि। ठीक है, उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। ठीक है, पूर्व ज्ञान में क्या लिखा हुआ देखिए छात्रों को धातुओं की सामान्य जानकारी है। ठीक है, उसके बाद आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न किसी भी लेसन प्लान का इम्पोर्टेंट हेडिंग कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न बनाने में बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है। इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जिसको अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका प्रस्तावना प्रश्न आसानी से बन जाएगा और कोई गलतियाँ भी नहीं होगी। तो इसका फॉर्मेट कैसे होता है पहले देख लेते हैं। इसका फॉर्मेट जो 3 कॉलमों से बनता है। ठीक है, तो पहला कॉलम में लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाकलाप या छात्राध्यापिका क्रियाकलाप, उसके बाद तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप। ठीक है, इसमें मिनिमम आप 3 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं या मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें प्रश्न और उत्तर एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, मतलब कि छात्राध्यापक जो पूछेंगे वो छात्रा उत्तर देने के बाद जो उत्तर देंगे उससे रिलेटेड ही एक क्वेश्चन छात्राध्यापक पूछेंगे। ठीक है, इसमें क्रिस क्रॉस मेथड चलता है। ठीक है, तो क्रम संख्या में 1 लिखेंगे और छात्राध्यापक जो पूछेंगे वो छात्राध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न है भोजन पकाने के लिए कौन कौन से बर्तन प्रयोग करते हैं। तो छात्र छात्र क्या उत्तर देंगे देखिए, तो उत्तर देते हैं भोजन पकाने के लिए कढ़ाई, पतीला, कुकर आदि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रश्न करेंगे कुकर, कढ़ाई, पतीला किससे बनती है। तो छात्र छात्र क्या उत्तर देंगे, उत्तर देंगे एल्यूमिनियम, तांबा, लोहा आदि। ठीक है, उसका तीसरा प्रश्न छात्राध्यापक पूछेंगे एल्यूमिनियम, तांबा, लोहा इत्यादि को
विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? तो छात्र छात्र क्या उत्तर देंगे? देखिए उत्तर देंगे धातु। ठीक है। उसके बाद चौथा प्रश्न करेंगे, धातु की परिभाषा बताइए। तो छात्र छात्र कोई उत्तर दे नहीं पाएंगे। इसका उत्तर छात्र नहीं दे पाएंगे तो कक्षा शिक्षक यानी आपका कर्तव्य है कि उस चीज़ को आप अच्छे से समझाएं बच्चों को। ठीक है। इसके बाद तुरंत ही आप पाठ की घोषणा करेंगे और कहेंगे, बच्चों आज हम धातु के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। ठीक है। प्रस्तुतिकरण में हमें सबसे अच्छा बनाना होता है, जितना भी कंटेंट होता है वो प्रकरण का, वो सब हम प्रस्तुतिकरण पार्ट में रखते हैं। ठीक है। तो प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट कैसे होता है देख लेते हैं। तो प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट 4 कॉलमों से बनता है। ठीक है। तो पहला कॉलम में देखिए शिक्षण बिंदु लिखेंगे, दूसरा कॉलम में छात्र अध्यापक क्रियाकलाप या छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप लिखेंगे। ठीक है। और तीसरा कॉलम में छात्र छात्रा क्रियाकलाप लिखेंगे और चौथा कॉलम में श्यामपट कार्य। ठीक है। तो सबसे पहले शिक्षण बिंदु यानी कि हम कौन कौन से पॉइंट कवर करेंगे यहाँ पे देखिए। तो हमारा प्रकरण था धातु, तो आज धातु से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए शिक्षण बिंदु में सबसे पहले लिखेंगे धातु, और यहाँ पे छात्र अध्यापक जो पढ़ाएंगे उसके बारे में वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए धातु की परिभाषा, सबसे पहले धातु की परिभाषा छात्र अध्यापक बताते हैं। देखिए तो यहाँ पे देखिए बताते हैं, धातु वे तत्व हैं जो सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, ये पदार्थ का मूल तत्व होता है। ठीक है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे तथा अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। ठीक है। और श्यामपट कार्य पर जो छात्र अध्यापक पढ़ाए उसी को श्यामपट कार्य पर भी लिखेंगे। ठीक है। यहाँ पे देखिए धातु की परिभाषा लिखा हुआ है, आप लिख लीजिएगा देख के। ठीक है। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर स्पष्टीकरण लिखेंगे। स्पष्टीकरण यानी कि जो छात्र अध्यापक बताए धातु की परिभाषा उसी को यहाँ पे विस्तार रूप से बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए बताते हैं, धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे हम धात्विक चमक कहते हैं। धातु प्रवृत्ति में कठोर होते हैं, परंतु विभिन्न धातुओं की कठोरता अलग अलग होती है। धातुओं में एकमात्र ऐसा धातु सोडियम है जो अत्यधिक मुलायम होता है और जो एक प्रकार का अपवाद है। ठीक है। उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। ठीक है। छात्र अध्यापक बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं ये जानने के लिए बीच बीच में 1 या 2 प्रश्न पूछते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है, वे तत्व जो कि सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग कर देते हैं क्या कहलाते हैं? तो छात्र छात्र क्या उत्तर देते हैं? देखिए उत्तर देते हैं धातु। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न पूछते हैं, धातु की प्रकृति बताइए। तो छात्र छात्र क्या उत्तर देते हैं? देखिए उत्तर देते हैं कठोर होती है। ठीक है। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे धातुओं के भौतिक गुण। छात्र अध्यापक धातुओं के भौतिक गुण के बारे में जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग देंगे धातुओं के भौतिक गुण। ठीक है। तो धातुओं के भौतिक गुण क्या क्या होते हैं देखिए। पहला है दिखावट, अपीयरेंस। ठीक है। तो दिखावट क्या होती है देखते हैं। धातुएं सामान्यतः भूरे रंग की होती है, किंतु सोना पीले रंग का एवं तांबा कुछ लाल जैसे रंग का होता है। ठीक है। उसके बाद छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे तथा अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। ठीक है। और श्यामपट कार्य पर जो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखा जाता है उसके श्यामपट कार्य पर भी लिखा जाता है। तो यहाँ पे आप देख कर लिख लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद सेकंड में आता है भौतिक अवस्था यानी कि फिजिकल स्टेट। तो क्या है भौतिक अवस्था देखते हैं। भौतिक अवस्था अधिकतर धातुएं कमरे के तापक्रम पर ठोस होती है, जैसे कि लोहा, जस्ता, तांबा, टीन आदि। ठीक है। और श्यामपट कार्य पर भौतिक अवस्था के बारे में लिख लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद आता है तीसरा पॉइंट में चमक। चमक क्या है देखते हैं। सामान्यतः धातुओं में चमक होती है, इसे धातुई चमक कहते हैं। ठीक है। और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो बताएंगे उसको श्यामपट कार्य पर भी लिख लीजिएगा। ठीक है। उसका चौथा नंबर में आता है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता क्या है देखते हैं। धातुएं आघात वर्ध्य होती है, अर्थात इन्हें ठोकने पीटने पर बिना टूटे ये पतली चादरों या पात्रों में परिवर्तित हो सकती है, जैसे कि सोना, चांदी आदि। ठीक है। और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ाएंगे उसी को श्यामपट कार्य पर भी लिख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आघात वर्धनीयता। धातुएं आघात वर्ध्य होती है, अर्थात इन्हें ठोकने पीटने पर बिना टूटे ये पतली चादरों या पात्रों में परिवर्तित हो सकता है, जैसे सोना, चांदी आदि। ठीक है। उसके बाद 5वां नंबर में लिखेंगे तन्यता। ठीक है। धातुएं लचीली होती है, इसी कारण से धातुओं को पतले तारों में खींचा जा सकता है, जैसे कि चांदी, तांबा और सोना बहुत अधिक लचीली होती है। ठीक है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे तथा अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। ठीक है। और श्यामपट कार्य पर जो यहाँ पे तन्यता छात्र अध्यापक जो बताए उसके बारे में श्यामपट कार्य पर भी लिखेंगे। ठीक है।
उसके बाद 6वां नंबर में आता है ध्वन्यात्मकता। ठीक है, इसमें छात्राध्यापक क्या बताते हैं, देखिए बताते हैं धातुएं ध्वन्यात्मक होती है, इन्हें किसी चीज़ से चोट मारने या बजाने पर ये मधुर गूंजने वाली ध्वनि उत्पन्न करती है। जैसे कि पीतल की घंटी, जो कि स्कूलों में पीतल की घंटी बजाया जाता है। और श्यामपट्ट कार्य पर इस तरह ब्लैक पेपर चिपका कर लिखेंगे। ठीक है, छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे श्यामपट्ट कार्य पर भी लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 7वां नंबर में है ऊष्मा की चालकता। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी। इसमें छात्र अध्यापक क्या बताते हैं, देखिए बताते हैं धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है। ठीक है, इसी गुण के कारण इसका उपयोग खाना बनाने के बर्तन, तापन तत्व आदि के रूप में किया जाता है। ठीक है, और श्यामपट्ट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा है उसी को श्यामपट्ट कार्य पर भी लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऊष्मा की चालकता, धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है, इसी गुण के कारण इसका उपयोग खाना बनाने के बर्तन, तापन तत्व आदि के रूप में किया जाता है। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके इसे अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद 8वां पॉइंट में आता है विद्युत की सुचालक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, तो छात्र अध्यापक क्या बताते हैं इसके बारे में, देखिए धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, जैसे कि तांबा, चांदी, एल्यूमिनियम एवं सोना आदि। ठीक है, उसके बाद श्यामपट्ट कार्य पर छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर जो लिखा जाता है उसको श्यामपट्ट कार्य पर भी लिखा जाता है। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। ठीक है, शिक्षक बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं ये जानने के लिए बीच बीच में प्रश्न करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न करते हैं, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो छात्र छात्र क्या उत्तर देंगे, देखिए उत्तर देते हैं लिथियम। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रश्न करते हैं, धातु विद्युत की सुचालक होती है या कुचालक? तो छात्र छात्र क्या उत्तर देंगे, देखिए छात्र छात्र उत्तर देंगे सुचालक। ठीक है, यहाँ पे हमारा प्रस्तुतिकरण कंप्लीट होता है। इससे आगे आप यदि बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आता है पुनरावृत्ति। ठीक है, इसमें छात्र अध्यापक जो पढ़ाए उसी को फिर से रिक्रिएशन किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए धातु की परिभाषा। तो धातु की परिभाषा हमने क्या पढ़ा, देखिए धातु वे तत्व हैं जो सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हैं, ये पदार्थ का मूल तत्व होता है। ठीक है, उसके बाद धातुओं के भौतिक गुण, तो पहला क्या है दिखावट, दूसरा है भौतिक अवस्था, तीसरा है चमक, चौथा है आघात वर्धनीयता, पांचवा है तन्यता, छठवां है ध्वन्यात्मकता, सातवां है ऊष्मा की चालकता और आठवां है विद्युत की सुचालक। ठीक है, उसके बाद आता है मूल्यांकन। ठीक है, मूल्यांकन शिक्षक केंद्रित होता है, यानी कि शिक्षक अपना तथा छात्रों का भी साथ में मूल्यांकन करता है कि जो उसने 45 मिनट का क्लास लिया बच्चों को कितनी अच्छी तरीके से समझ में आया। यदि उसके पूछे गए प्रश्न का बच्चे उत्तर दे पा रहे हैं तो उसके पढ़ाने के तरीके में कुछ अच्छा ही है। यदि उसके पूछे गए प्रश्न का उत्तर बच्चे नहीं दे पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसने अच्छी तरीके से नहीं पढ़ाया वो चैप्टर। इसमें मिनिमम 1 या 2 प्रश्न पूछेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है धातु ऊष्मा के प्रति कैसे प्रकृति होती है। दूसरा प्रश्न है सबसे भारी धातु का नाम बताएं। ठीक है, उसके बाद आता है गृह कार्य। ठीक है, गृह कार्य पे ऐसे प्रश्न बनाए कि बच्चों को घर पे जाकर प्रैक्टिस करने का मौका मिले और हमें भी पता चल सके कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, और प्रैक्टिस के बाद क्या डाउट आ रहा है वह प्रैक्टिस से पता चलेगा। ठीक है, इसमें भी मिनिमम 1 या 2 प्रश्न पूछेंगे या मैक्सिमम 4 से 5 प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न पूछेंगे धातु की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। दूसरा प्रश्न पूछेंगे धातुओं के 4 गुण लिखिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा आज का लेसन प्लान कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं।